ये हूँ मैं और ये है मेरा ओशन ओनली हार्डकोर वर्ल्ड। और इस वर्ल्ड में मुझे सर्वाइव करने 100 डेज, एक डे माइनक्राफ्ट का यानी 20 मिनट्स इन रियल लाइफ। और हमको सर्वाइव करने 100 डेज यानी 33+ आवर्स इन रियल लाइफ। और हमें याद रखना है कि एक छोटी सी गलती हमें मार सकती है और हमारे पूरे वर्ल्ड को डिलीट कर सकती है, इसलिए हमको संभल के खेलना होगा। और इन 100 डेज के बीच हमें 3 टास्क भी परफॉर्म करने होंगे। सबसे पहला टास्क कि हमें माइनक्राफ्ट के बॉस यानी एंडर ड्रैगन को मारना होगा। सेकंड टास्क कि हमें माइनक्राफ्ट के सेकंड बॉस यानी विदर को भी मारना होगा। और हमारा थर्ड टास्क ये है कि 100 दिन होने से पहले हम पे पूरा एक नेदरराइट का आर्मर होना चाहिए। और हाँ, ये किसी भी नॉर्मल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि ना यहाँ पे कोई विलेज है, ना कोई विलेजर है, और ना ही कोई टेम्पल है, ना कोई ट्री है। यहाँ पे कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो नॉर्मल वर्ल्ड में होता है। यहाँ पे सिर्फ एक ओशियन है और यहाँ पे हमको सर्वाइव करने हैं 100 डेज। क्या हम ये 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। डे वन को मैं काफ़ी ज़्यादा लकी रहा, क्योंकि मेरे स्पॉन पॉइंट के पास ही एक शंकन शिप थी जहाँ पे काफ़ी सारे वुड थी। तो वहाँ से मुझे काफ़ी सारी वुड भी मिली और साथ ही साथ इस वाली शंकन शिप में 3 चेस्ट भी थी। पहली चेस्ट से तो बस मुझे पेपर और फेदर्स मिले, लेकिन सेकंड चेस्ट में कैरेट्स, बैम्बू, पेपर और कोल भी था। और थर्ड चेस्ट तो एपिक थी जिसमें आयरन और एमरल्ड्स और लेपिस लजूली भी थे। शिप के पास ही मुझे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिले काफ़ी सारे, जिसमें चेस्ट भी थी जहाँ से मुझे कोल मिला काफ़ी सारा और 2 इंचेंटेड फिशिंग रॉड मिली। थोड़ा दूर चलने के बाद मुझे एक और शिप मिली जहाँ पे काफ़ी सारा अच्छा सामान था। यार पहली चेस्ट में तो सिर्फ पेपर और फेदर ही थे, दूसरी चेस्ट में बस कोल ही था, लेकिन जो तीसरी चेस्ट थी भाई उसमें आयरन, लैपिस लसूली और एमरल्ड भरा हुआ था। पहले दिन की पूरी रात को बस मैंने फिशिंग की, क्योंकि इससे काफ़ी सारा अच्छा अच्छा आइटम भी मिल सकता है और एक अच्छा फूड सोर्स भी है फिशिंग। अब डे टू की स्टार्टिंग में मैंने एक हाइट पे जगह ढूंढ ली जहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना बेस बना लिया और वहाँ पे मैं नीचे डिगिंग करने के लिए चला गया। और यहीं थोड़ा सा नीचे जाके मैंने एक छोटा सा रूम बना लिया जहाँ पे मैं अपना सामान एकदम सेफ रख सकता हूँ। अब वाई लेवल 12 पे जाके मैंने काफ़ी सारा माइनिंग करी, क्योंकि यहाँ से मुझे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रिसोर्सेज भी मिल सकते थे और डायमंड मिलने की भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस थी। और हाँ, मैं बिल्कुल सही था, मुझे काफ़ी सारे गोल्ड मिला, बहुत ज़्यादा सच में। और दूसरे इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी मिले, जैसे कि मुझे काफ़ी सारा कोल मिला, काफ़ी ज़्यादा मैंने आयरन भी माइन किया, उसके साथ रेडस्टोन भी मुझे काफ़ी सारा मिला और लेपिस लजूली भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल गया था डे 3 के एंड तक। और डे 3 के एंड तक मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज गैदर कर लिए थे जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थे। और डे 4 के स्टार्टिंग तक मैंने अपने आप को फाइनली कवर कर लिया था आयरन में, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ऊपर आने के बाद मैंने सबसे पहले एक छोटा सा पाथ बनाया और इसी पाथ से कनेक्ट करके मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म भी बनाया जहाँ पे मैं इन फ्यूचर अपना घर बनाऊंगा। और डे 5 के स्टार्टिंग तक मैंने अपना पूरा जो प्लेटफॉर्म था उसका काम खत्म कर लिया और इसी प्लेटफॉर्म के बगल में मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म और बनाया, क्योंकि इस पर मैं बनाऊंगा एक्सपी फार्म। एक्सपी फार्म की मुझे इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये पूरे ओशन में कोई भी विलेज नहीं है, कोई विलेज नहीं है मतलब कोई विलेजर नहीं है, और विलेजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए एक्सपी फार्म से मुझे कोई जॉम्बी विलेजर मिल जाएगा, उसको मैं नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट कर लूँगा। और डे 5 के एंड तक कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सच में सोचा भी नहीं था। मेरे पास आया एक वंडरिंग ट्रेडर जो मुझे 5 एमरल्ड में एक ट्री की सैपलिंग दे रहा था और मेरे पास 8 एमरल्ड थे जो कि मुझे शिप से मिले थे। तो मैंने जल्द से जल्द उस ट्री की सैपलिंग को ले लिया और एक शुगर केन भी ले लिया जो मेरे आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ट्रेडर से मैंने पेड़ लेके अपने प्लेटफॉर्म पे ही लगा दिया और उस पर थोड़ा सा बोन मील भी डाला जिससे वो जल्दी से जल्दी बड़ा हो गया। और उसकी मैंने वुड ले ली और उसकी जो लीव्स थी उससे मुझे मिला 5 और सैपलिंग, जिनको मैंने उसी प्लेटफॉर्म पर लगा दिया बड़े होने के लिए। और हाँ, अभी तक मैं वुड को एकदम कंजूसी से यूज़ कर रहा था, लेकिन अब मैं जितना चाहूँ उतना वुड यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं नीचे थोड़ी सी डर लेने आ गया, क्योंकि जो मुझे शिप से कैरेट्स मिली थी उनको भी मैं ग्रो करके फूड की तरह यूज़ कर सकता था और विलेजर्स जो मुझे मिलेंगे उनकी ब्रीडिंग के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। और हाँ, डे 6 के एंड तक मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे रिसोर्स अपने पास गैदर कर लिए थे। फिर डे 7 होते ही मैं नीचे चला गया माइनिंग करने के लिए, क्योंकि जो एक्सपी फार्म बनाने की मैं सोच रहा हूँ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉबल स्टोन चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा से मेरा मतलब है सचमुच काफ़ी ज़्यादा। और इसके के साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे रिसोर्स भी मिले और हाँ, डायमंड्स भी मिले। यस गाइस, पहली बार मुझे डायमंड्स मिले और वो भी एक दो नहीं, पूरे 7 डायमंड्स मिले थे। अब इन डायमंड से सबसे पहले मैंने अपने लिए एक डायमंड की पिकेक्स बनाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी ऑब्सीडियन तोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक लावा पूल भी मिल गया था। अब डे 8, डे 9 और डे 10 की काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद फाइनली मैंने जितना भी कॉबल स्टोन की मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने कलेक्ट कर लिया एक्सपी फार्म बनाने के लिए। अब डे 11 को फाइनली मैंने अपना एक्सपी फार्म बनाने का काम चालू कर दिया था और इसको बनाने के लिए मुझे ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैंने आज तक एक्सपी फार्म कभी भी नहीं बनाया।
लेकिन जो इसको बनाने के बाद मुझे मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है। तो इसको बनाने के लिए मुझे 3 दिन लग गए, डे 11, डे 12 और डे 13, और डे 13 के एंड तक मैंने इसको फाइनली कंप्लीट कर दिया था, और इसके ऊपर जितनी भी टॉर्चेस मुझे लगानी थी वो मैंने लगा दी। और हाँ, डे 14 को फाइनली एक काम करने लग गया एकदम सही तरीके से, और पहला क्रीपर आ चुका था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। फिर मैं इसके पास जब आया तो काफ़ी ज़्यादा मॉब स्पॉन हो रखे थे, जिसे देख के मैं सचमुच बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और उसी सेम डे को मैंने एक थोड़ा सा अपने ट्री के लिए एक प्लेटफॉर्म बना लिया जहाँ पर मैं ट्री ग्रो कर सकूँ। फिर मैंने फाइनली डे 14 के एंड तक एक नेदर पोर्टल भी बना लिया, जिसमें मैं जाके देखा तो यार जो सबसे बुरा हो सकता था वही मुझे बायोम मिला, बेसॉल्ट बायोम, जो सबसे बुरा है। और मैंने अपने नेदर पोर्टल को आसपास से कॉबल स्टोन से कवर कर लिया ताकि घास मुझे फोड़ नहीं दे गई। और हाँ, मैंने एक इंचेंटमेंट टेबल भी बना लिया था अपने लिए, जो मुझे डायमंड मिले थे उससे। फिर मैं निकल गया एक नेदर फोर्ट्रेस की खोज करने, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है, और ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब तुम एक बेसॉल्ट बायोम में स्पॉन हुए हो। तो वहाँ से निकल के मुझे एक नॉर्मल बायोम मिल गया था, और दूर से मुझे नेदर फोर्ट्रेस भी दिख गया था। तो मैं उसके पास गया और सच में वो नेदर फोर्ट्रेस ही था, जिसको देख के यार मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। फिर मैं उसके ऊपर एक छोटे से रास्ते से गया, और वहाँ मुझे जाते ही नेदर वॉर्ड मिल गया काफ़ी सारा। दो दो जगह पे नेदर वॉर्ड, जिसको मैंने जितना भी नेदर वॉर्ड था वो पूरा तोड़ लिया। और एक बार तो पीछे से मुझे एक विदर स्केलेटन ने भी अटैक कर दिया, और उसने अपना इफेक्ट चढ़ा दिया, और केवल मेरे 3 हर्ट्स रह गए थे। अगर वो मुझ पर एक और अटैक कर देता तो मेरी जर्नी तो एकदम खत्म थी। वो कहीं पे अटक गया, इसलिए मुझ पर अटैक नहीं कर पाया। अब इसके बाद नेदर फोर्ट्रेस की जितनी भी चेस्ट थी वो मैंने खोली यार, काफ़ी ज़्यादा चेस्ट थी, और काफ़ी अच्छे अच्छे सामान भी था। और वहाँ पे मुझे सचमुच 2 डायमंड्स मिले यार, बहुत बड़ी बात है। तो जितना भी उन चेस्ट में सामान था वो सारा मैंने लूट लिया, और जितनी भी मुझे ब्लेज मिली तो उनको मार के मैं ब्लेज रॉड भी ले आया, क्योंकि ब्लेज रॉड भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक बार एक ब्लेज ने भी मुझे 2 हर्ट पर पहुंचा दिया था, और ये 12 ब्लेज पता नहीं यार ग्रुप में आके मुझे क्यों मारते हैं। तो फाइनली बची हुई सारी चेस्ट को मैं लूट के डे 16 को ही नेदर फोर्ट्रेस से निकल गया, और बहुत सारी मेहनत के बाद फाइनली डे 17 तक मैं अपने ओवर वर्ल्ड में आ गया यार। फिर वहां पे आते ही मैंने सबसे पहले एक ब्रूइंग स्टैंड बनाया, और उसमें पोर्शन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए रख दिया, जिससे मैं ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर कर सकता हूँ। और फाइनली डे 17 के एंड तक मेरे एक्सपी फार्म में एक ज़ॉम्बी विलेजर आ भी गया था, जिसको मैं बोर्ड में बिठा के एक अलग जगह पे ले गया। यहाँ पे मैंने उस पर एक स्प्लैश पोर्शन ऑफ वीकनेस डाला, और नेदर फोर्ट्रेस से लकीली मुझे एक गोल्डन एप्पल भी मिला था, तो मैंने उसको दे दिया उसको क्योर करने के लिए। और मैंने उस विलेज के लिए एक छोटा सा घर भी बना दिया, जिसमें वो थोड़ी दिन के लिए रह सकता है। और फाइनली 5 मिनट बाद वो ज़ॉम्बी विलेजर एकदम क्योर होके नॉर्मल विलेजर बन गया था। और डे 18 की स्टार्टिंग तक मैंने उस विलेजर को शिफ्ट भी कर दिया था उस छोटे से घर में, और उसने खुद से ही क्लैरिक की जॉब ले ली। फिर डे 18 को ही मैं माइनिंग के लिए नीचे गया, और मैंने बोट वाला ग्लिच यूज़ किया अपनी माइंस में, ताकि मुझे किसी भी ग्लिच से थोड़े डायमंड्स दिख सकें। और वैसा ही हुआ, मुझे एक जगह पे थोड़े से डायमंड्स दिख गए, और पूरे एक दिन की मेहनत के बाद फाइनली मुझे वो डायमंड्स मिल गए। वो पूरे 4 डायमंड्स थे। अब डे 20 की स्टार्टिंग से ही मैं एक स्लाइम फार्म बनाने का काम शुरू कर दिया, और उसको बनाते बनाते भी मुझे सचमुच 5 डायमंड्स बीच में मिल गए। और मैं इस फार्म को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इससे स्लाइम मार के मुझे स्लाइम बॉल्स मिलेंगे, जिससे मैं स्टिकी पिस्टन्स बना सकता हूँ, और उससे मैं ज़ीरो टेक शुगर केन फार्म बनाऊंगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा शुगर केन मिलेगा, और मैं अपने विलेजर से ट्रेडिंग कर सकता हूँ उस शुगर केन से। अब अगले दिन ऊपर जाके मैंने एक एक्सपी फार्म के बगल में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया शुगर केन फार्म के लिए एक पूरे चंक में। और मैंने इस फार्म को बनाने का काम भी चालू कर दिया था, और काफ़ी हद तक बना भी लिया था। लेकिन जितना बड़ा मैंने सोचा था मैं उतना बड़ा नहीं बना पाया, क्योंकि मुझ पे आयरन नहीं था उतना। लेकिन मैं इसको काम करने लायक काफ़ी हद तक तो बना ही दिया था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा शुगर केन मिल भी गया था। और मैंने इसी शुगर केन को पेपर में कन्वर्ट करके अपने विलेज से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी, और ऑक्टोपस को मार के जो ब्लैक डायमंड मिलता है उससे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने विलेज से ट्रेडिंग करी। और उसके बदले में मैंने अपने विलेजर से काफ़ी सारे बुक शेल्फ लिए, जिससे मैंने अपनी जो इंचेंटमेंट टेबल है उसको पूरा कंप्लीट किया, और 30 एक्सपी वाली इंचेंटमेंट भी मेरे इंचेंटमेंट टेबल में फाइनली आ गई थी। और मैं अपने टूल्स में 30 एक्सपी वाली इंचेंटमेंट्स भी लगवा सकता था। अब डे 24 को एक और बहुत ज़्यादा मस्त चीज़ हुई। मेरे पास एक ट्रेड आया है जो मुझे ओक ट्री की सैपलिंग दे रहा था। अब मैं इसको लेकर इतना इसलिए खुश हूँ क्योंकि ओक ट्री को जब हम पूरा काट देते हैं तो वो एप्पल्स भी ड्रॉप कर सकता है, जिससे मैं एक ज़ॉम्बी विलेजर को नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अभी तक मेरे पास एप्पल्स नहीं थे, इसलिए मैंने किसी भी ज़ॉम्बी विलेजर को नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट नहीं किया था। तो पेड़ लगा के उसको तोड़ के उससे बहुत सारी मैंने सैपलिंग ली, और फाइनली मुझे एक एप्पल मिल गया था।
तो इस एप्पल को मैंने गोल्डन एप्पल में कन्वर्ट कर लिया और अपने एक और ज़ॉम्बी विलेजर को नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट कर दिया और इसको भी मैं उसी छोटे से घर में फाइनली शिफ्ट कर दिया। और हाँ, मेरे ट्री वाले प्लेटफॉर्म पर जितने भी ये वाइट वाले ट्री थे इनको काट कर मैंने ओक वाली ट्री की सैपलिंग्स लगा दी हर जगह, क्योंकि यार ये देखने में भी अच्छा लुक लगता है इनका। अब दूसरे वाले विलेजर को मैंने क्लैरिक बना दिया और मुझ पर काफ़ी सारा गोल्ड था, तो मैंने उससे गोल्ड की बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करी। और हाँ, जो मेरा छोटा सा कैरेट फार्म था उससे सारी कैरेट्स लेके मैंने अपने विलेजर्स को दे दी, जिससे वो ब्रीडिंग चालू कर सकें और हम पे और ज़्यादा छोटे छोटे विलेजर्स आ सकें। फिर मैं अगले दिन माइनिंग के लिए निकल गया और आते ही मुझे बहुत सारे डायमंड्स मिल गए अपनी माइंस में। और अगले दिन भी यही कंटिन्यू रहा। अगले दिन की भी माइनिंग स्टार्ट करते ही मुझे काफ़ी सारे और डायमंड्स मिल गए। फिर डे 28 को जितने भी मेरे पास लावा पूल थे उनको ऊपर पूरा मैंने पानी डालकर सबको ऑब्सीडियन में कन्वर्ट कर दिया और सारा जितना भी ऑब्सीडियन था उसको मैंने तोड़ लिया। फिर मैंने ऊपर जाके देखा कि मेरे पास 21 डायमंड्स पहले थे और 16 डायमंड्स अब हैं, तो सबको मिला के 37 डायमंड्स हो गए, जिससे मैं एक पूरा आर्मर भी बना सकता हूँ और सारे डायमंड्स के टूल भी बना सकता हूँ। अब एक्सी फार्म के बगल में मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म और बना लिया, क्योंकि इस पर बनाने वाला हूँ मैं एक गोल्ड फार्म, जिससे काफ़ी सारा गोल्ड और रॉटन फ्लैश मुझे मिलने वाला है। तो डे 29 को मैंने इसको बनाने का काम भी चालू कर दिया और मैं इसको काफ़ी बार बना चुका हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा इसको बनाने के लिए। सिर्फ मैंने 2 से 3 दिन में इसको जितना भी काम था वो पूरा कर लिया और ये कंप्लीट अच्छी तरीके से चलने भी लगा। बस मुझे नीचे ये जो लीवर है इसको प्रेस करना और ऊपर से पिगलेंस टपकना चालू हो जाएंगे। बस इनको मारना और इनसे रॉटन फ्लैश, गोल्ड और काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। और इसी एक्सपीरियंस की हेल्प से मैंने काफ़ी सारे इंचेंटमेंट्स भी कर लिए अपनी स्वॉर्ड और जितने भी टूल्स से मेरे डायमंड के, उन पर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इंचेंटमेंट्स भी कर लिए। अब डे 33 को मैंने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने का काम चालू कर दिया, क्योंकि इस वाले प्लेटफॉर्म पर मैं बनाऊंगा अपने विलेजर्स का टाउन हॉल, जहाँ पे सारे विलेजर्स रह सकेंगे और काम कर सकेंगे। तो डे 35 के एंड तक मैंने इस वाले जो टाउन हॉल था इस पर काम पूरा ख़त्म कर लिया और डे 36 को मैंने इनको ले जाना एक एक करके चालू कर दिया। और डे 36 के एंड तक ही मैंने सारे अपने जितने भी विलेजर्स थे उनको शिफ्ट भी कर दिया अपने उसी नए वाले टाउन हॉल में, जहाँ पे ये एकदम आराम से रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। अब डे 37 को मैंने इनको थोड़ी सी कैरेट्स दे दी, जिससे और ज़्यादा ये ब्रीडिंग कर सकें और ज़्यादा नए नए विलेजर्स आ सकें। अब अगले दिन मैं माइनिंग करने गया और मुझे जाते ही माइन शाफ्ट दिखी, जहाँ से बस मैं कॉबवेब्स लेके वापस निकलता रहा, क्योंकि इन कॉबवेब से मैं बना सकता हूँ बेड्स जो कि नेदरराइट ढूंढने के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और डे 39 की स्टार्टिंग तक मैंने फाइनली बना लिया था पहला डायमंड आर्मर अपने लिए और मैं पूरे डायमंड के आर्मर में कवर हो चुका था। अब डे 40 से लेकर डे 45 तक मैंने अपने घर से एक लंबा सा पाथ बनाया, जहाँ पे मैंने एक बनाया आयरन फार्म, जिससे मुझे अनलिमिटेड आयरन मिल सकता था, क्योंकि आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी मेरे पास। तो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा बहुत ज़्यादा सिंपल सा एक आयरन फार्म बना लिया। और इसका जो सबसे मुश्किल काम था विलेजर्स को लाना, वो भी उतना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि मैं एक दिन में ही विलेजर्स को लाया और उनकी जगह पर विलेजर्स को रख दिया। बस 2 विलेजर लाया, उनको कैरेट से देकर ब्रीडिंग करा दी और 2 के 10 विलेजर्स रख दिए वहाँ पे। और डे 46 के एंड तक फाइनली ये मेरा आयरन फार्म काम करने लगा। इसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अब डे 47, डे 48 और डे 49 को मेरा मेन काम था मैं किसी भी लाइब्रेरियन से मैंने की बुक ले सकूं। और फाइनली डे 49 को मैंने एक लाइब्रेरियन से मैंने की बुक ले भी ली। अब मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म और बनाया, क्योंकि मैं वहाँ पे बनाने वाला था 1 एमरल्ड ट्रेडिंग हॉल। अब वहाँ पे बस मैं सिंपल एक विलेजर को, किसी भी विलेजर को ला के ज़ॉम्बी से एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर बनवा के उसको क्योर करके उससे इजीली ट्रेड कर सकता था। तो मैंने अपने मेंडिंग वाले विलेजर को ज़ॉम्बी विलेजर बना दिया, उसको क्योर करके उससे काफ़ी ज़्यादा मेंडिंग की बुक्स भी ले ली। अब डे 53 को मैं फाइनली निकल गया नेदर फोर्ट्रेस, क्योंकि मुझे बहुत सारे ब्लेज रॉड्स चाहिए थे एंड पोर्टल ढूंढने के लिए, और मुझे 3 विदर स्कल भी चाहिए थे विदर को मारने के लिए। तो पहले जो 2 विदर स्कल थे वो तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी से पहले दिन ही मिल गए थे, लेकिन जो तीसरा वाला विदर स्कल था उसको ढूंढने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा विदर स्केलेटन्स मारने पड़े और सचमुच उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और फाइनली डे 57 को मुझे फाइनल विदर हेड भी मिल गया था। अब डे 58 को मैं अपने ओवरवर्ल्ड में जाके बस 2-3 दिन तक आराम से बैठ के इंचेंटमेंट्स करी। मैंने अपने पूरे आर्मर को अच्छा खासा इंचेंटेड बनाया और काफ़ी अच्छा आर्मर भी मैंने फाइनली डे 59 के एंड तक बना लिया था और अच्छे अच्छे टूल्स में इंचेंटमेंट्स भी लगा दिए थे। अब 3-4 दिन आराम से बैठ के मैंने पोर्शंस बनाए अपने, जैसे पोर्शन ऑफ स्ट्रेंथ, इंस्टेंट हेल्थ पोर्शन और सबसे मुश्किल फैंटम को मार के
उनकी मेमोरी लेके मैंने स्लो फॉलोइंग पोर्शन भी बना लिया था, जो मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला था। फिर लास्ट बार मैं अपनी कैरेट निकाल कर, अपनी पूरी चेस्ट को लास्ट बार देख कर और अपने विलेजर्स के साथ लास्ट बार ट्रेडिंग करके मैं डे 65 को निकल गया था स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने। और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड मेरे तो काफ़ी ज़्यादा पास था, कम से कम 500-600 ब्लॉक्स की दूरी पे ही था शायद। और मुझे जाते ही एंड पोर्टल मिल गया, तो उसका मैंने स्पॉनर तोड़ दिया और जितनी भी मुझे आई ऑफ एंडर लगानी थी मैंने जगह जगह पे लगा दी। और डे 66 को फाइनली मैं कूद गया एंड पोर्टल में। अब मैं फाइनली आ चुका था एंड में। अब मुझे बस यहाँ पे बैठ के अब थोड़ी सी प्लानिंग करनी थी, और मेरा एक नॉर्मल सा प्लान था, जाके बस एंडर ड्रैगन को मारना। और एंडर ड्रैगन सच में मेरे लिए एक बच्चा था, बस मुझे ऊपर गया था। और मैंने एक बार को पंपकिन का भी प्लान बनाया था, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने पंपकिन उठा दिया। अब जाते ही मैं सारे एंड क्रिस्टल एक एक करके तोड़ने लगा। फिर मैं एक टावर पर चढ़ गया और वहाँ से एक एक करके जितने भी एंड क्रिस्टल थे वो मैंने सारे तोड़ दिए, और ड्रैगन मुझे छू तक नहीं पाया। और जो केज वाले क्रिस्टल थे उसको मैंने ऊपर चढ़ के तोड़ दिया। अब फाइनली मैं एक टावर पर चढ़ के बस ड्रैगन पर अपनी खतरनाक बोले के एम करने लगा। और बस मेरा बहुत ज़्यादा सिंपल काम था, एक टावर पर चढ़ गया मैं, और जैसे ही ड्रैगन उड़ने वाला होता उसको एक शॉट लगा देता, और जैसे ही मेरे करीब आता एक और शॉट लगा देता। फिर ड्रैगन मुझे हर बार पुश कर देता और नीचे गिरा देता, लेकिन मैं वापस चढ़ के यही प्रोसेस वापस रिपीट करने लगा था। और ड्रैगन की मैंने काफ़ी ज़्यादा हेल्थ डाउन कर दी थी, आधी से ज़्यादा उसकी हेल्थ हो गई थी, लेकिन वो बस एक हार्ट भी लो नहीं कर पाया था। और ऐसे ही मैं धीरे धीरे यही प्रोसेस को बार बार रिपीट करते करते ड्रैगन को ख़त्म करने ही वाला था। लेकिन ड्रैगन ने एक बार मुझे इस टावर के नीचे थोड़ा सा पुश कर दिया, और मैंने इसको बीच हवा में, ये जैसे मुझ पर अटैक करने आया, मैंने इसको बीच हवा में एक शॉट मार दिया। और मैंने देखा भी नहीं कि ये ख़त्म हो गया, मैं वापस ऊपर चढ़ना चालू कर दिया। लेकिन काफ़ी सारा एक्सपी गिरा हुआ देखकर मुझे पता चला कि ड्रैगन तो ख़त्म हो चुका है। तो जितना भी एक्सपी था उसको मैंने पूरा कलेक्ट कर लिया, और मैं फिर पोर्टल में जंप लगा दी डे 69 को। फिर थोड़ी सी प्रिपरेशन करने के बाद 2-3 दिन बाद फिर से अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में आकर एंड पोर्टल में जंप लगा दी। फिर वहाँ पे जाते ही मैंने सबसे पहला काम किया कि एक विदर किलर मशीन बनाना चालू कर दी। इसमें विदर जो है अपने ऑटोमेटिकली खुद ही मर जाएगा, बस मुझे उसको स्पॉन करना है, और वो अपनी जान जो है खुद ही ले लेगा इस बेड रॉक में फंस के। तो मैंने उसको बनाने का काम चालू कर दिया, और ये मैंने पहले भी बना रखा है तो इतना मुश्किल नहीं होगा। और विदर बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको मारना। अब डे 66 को मेरा पूरा काम जो है हो चुका था, अब बस मेरा काम था वेदर को स्पॉन करना। तो मैंने ऐसा ही किया, डे 76 को मैंने फाइनली स्पॉन कर दिया वेदर को। और बस यही करके मैं थोड़ा सा दूर अलग चला गया, और उसके स्पॉन होते ही वो अपनी जो है जान खुद ही लेने लगा, और धीरे धीरे खुद ही मरने लगा, जब तक मैं यहाँ पे मज़े ले रहा था एंडरमैन से। और मैंने देखा कि वेदर पूरा ख़त्म हो चुका है। मैं उसके पास गया, उसका आखिरी ब्लास्ट रह गया था, और वो जैसी ब्लास्ट हुआ मैंने पास जाके देखा, और जिसलिए मैंने उसको मारा नेज़र स्टार, वो फाइनली मेरे पास आ चुका था, जिससे मैं एक बीकन बना सकता हूँ। अब अपने वर्ल्ड में आके 2-3 दिन की प्रिपरेशन मैंने और की, क्योंकि अब मेरा फाइनल टास्क रह गया है, जो कि अपने पूरे आर्मर और टूल्स को नेदरराइट में कन्वर्ट करना है। तो मैं नेदर के लिए निकल लिया, और मैं था एक बेसॉल्ट बायोम में। तो शायद यहाँ पे एशियन डेब्रिस नहीं मिलता, इसलिए मुझे किसी और बायोम में जाके एशियन डेब्रिस ढूंढना पड़ेगा। अब दूसरे बायोम में आके मैं सीढ़ियाँ बना के नीचे जा ही रहा था कि मुझे 2-3 एशियन डेब्रिस आते ही मिल गए। तभी मैं समझ गया कि ये मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला, और मैं अपने साथ बहुत सारे कॉबवेब्स और वुड भी लेके आया। ब्लास्ट करके मैं आसानी से बहुत सारा एशियन डेब्रिस ढूंढ सकता हूँ। और ऐसा ही हुआ, मैं बस थोड़ी सी जगह डिग करता और वहाँ पे एक बेड रख देता और उसको ब्लास्ट कर देता, और मुझे आसानी से बहुत सारा एशियन डेब्रिस मिल जाता। कभी एक मिलता, कभी 2-3 आराम से मिल जाते। और पहले दिन के एंड तक ही मुझे 20 एशियन डेब्रिस मिल गए थे लकीली। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, मुझे पहले दिन में 20 एशियन डेब्रिस मिल गए थे। ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, लेकिन लकीली तो भी मुझे 20 मिल गए थे। लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद चालू हुई, क्योंकि पहले दिन ही मेरे जितने भी कॉबवेब्स लाया था, उसके जितने भी बेड्स बनाए थे वो पूरे ख़त्म हो गए थे। अब मुझ पे ब्लास्ट करने के लिए कुछ नहीं था, तो मुझे नॉर्मली स्ट्रिप माइन करना था, और वहीं से एशियन डेब्रिस मुझे जितने भी थे ढूंढने थे। और इसको सच में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि 20 एशियन डेब्रिस तो मैंने बस एक दिन में कर लिए, लेकिन बाकी दिन मुझे बस 12-13 ही एशियन डेब्रिस मिले, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी इसके लिए। और मेरे बहुत बार तो पिकैक्स की हेल्थ भी चली जाती थी। और इसके साथ एक अच्छा काम भी हुआ कि जो नेदर का बाकी सामान है, जैसे क्वार्ट्ज हो गए और नेदर ब्लॉक हो गए, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल गए थे,
तो इनको भी मैंने अपने पास स्टोर करके रख लिया। और फाइनली डे 89 तक मैंने 33 एशियन डेब्रिस कलेक्ट कर लिए थे और काफ़ी ज़्यादा क्वार्ट्स भी कलेक्ट कर लिए थे। तो मैंने जितने भी क्वार्ट्स कलेक्ट किए थे उनको ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसको मैं अपने घर में यूज़ कर सकता हूँ। और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट सामान था उसको मैंने अपने पास रख लिया। और डे 90 को मैं फाइनली अपने वर्ल्ड में आ गया और जितना भी एशियन डेब्रिस था उसको कन्वर्ट करके नेदरराइट का इंगट बना लिया। और मैंने जितने भी अपने टूल्स और आर्मर थे उसको नेदरराइट का कन्वर्ट कर लिया। और डे 92 को फाइनली मैं पूरे नेदरराइट के आर्मर में था और मेरे पास सारे नेदरराइट के टूल्स थे। और यहाँ पे फाइनली मेरे तीनों टास्क कंप्लीट हो गए थे, बस एक छोटा सा टास्क और रह गया था जो कि है घर बनाना। मेरे 100 दिन होने वाले हैं हार्डकोर में, लेकिन मैंने अभी तक अपना खुद का घर भी नहीं बनाया, क्योंकि भाई मैं कभी भी एक जगह कहीं रुका ही नहीं, मुझे कोई काम ही नहीं पड़ा इस जगह। तो फाइनली मैंने थोड़ी सी वुड कलेक्ट कर ली और जितना भी मेरे पास क्वार्ट्स कलेक्ट करके लाया था उनको फर्नेस में रख दिया ताकि वो स्मूथ ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्स बन जाए। और मैंने फाइनली डे 96 को अपना बीकन भी बना लिया था। हाँ, मैंने अभी तक बीकन नहीं बनाया था। और डे 97 को मैंने अपने घर का काम चालू कर दिया था। अब जो घर था वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल रखना चाहता था, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं बनाना चाहता था, बस ऐसा बनाना चाहता था कि मैं अपने घर से अपने पूरे वर्ल्ड की तरफ नज़र रख सकूं। और डे 99 और डे 100 को फाइनली मैंने अपने जो पूरे घर का काम था वो कन्वर्ट कर लिया। और जहाँ पे मैं पहली बार डे 2 को आया था वहाँ से पूरा सामान उठा के मैंने अंदर रख दिया अपने घर में। और डे 100 तक मेरा काफ़ी अच्छा घर बन गया। तो इसमें पानी की एक लिफ्ट थी, सारा जो चेस्ट थी मैंने ऊपर रख दी थी और सारा सामान सही से शॉर्ट करके रखा था। और यहाँ पे 2 आर्मर स्टैंड भी थे और यहाँ से जो सबसे अच्छी बात, मैं अपने पूरे वर्ल्ड की तरफ नज़र रख सकता था, चाहे वो टाउन हॉल हो, एक्सपी फार्म हो, चाहे वो आयरन फार्म हो। तो यही थी गाइस हमारी 100 दिन की जर्नी, जो कि हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली। यहाँ पे हमारे 3 टास्क थे, एंडर ड्रैगन को मारना, विदर को मारना और नेदरराइट का पूरा आर्मर रखना। तो हमने एंडर ड्रैगन को भी मार दिया, विदर को भी मार दिया और नेदरराइट का पूरा आर्मर के साथ पूरे टूल्स भी हमने अपने कन्वर्ट कर लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे किसी और मस्त वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।